everyone and welcome to my YouTube channel Learning Infinity. So guys, last chapter में हमने बात करी थी about most important regulating acts of 1773. साथ ही हमने देखा था कैसे सुप्रीम कोर्ट की भी फॉर्मेशन हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स को भी सेपरेट किया गया। और हम जानते हैं कि हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है सेपरेशन ऑफ पावर्स की। तो फ्रेंड्स, हमारा आर्टिकल 50 बताता है कि कैसे सेपरेट हुई थी पावर्स को स्प्लिट किया गया था। अब देखिए, हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट में एक जज बैठाया गया था जो कि चीफ जज था। ये चीफ जज के अंदर 3 और अदर जजेस भी अपनी ड्यूटी करते थे। ये जो चीफ जज होते थे ये सारे ही एग्जीक्यूटिव पावर्स को लीड करेंगे। जितना भी कुछ एग्जीक्यूशन होना है, जितने भी अफेयर्स होने हैं अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये कौन देखेगा? ये एक मेजर जो चीफ जज है वो देखेंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लागू करने से बहुत सी चीजों में भी चेंज आया था, परिवर्तन आया था। कैसे? पहली चीज तो यहाँ पे प्राइवेट वर्कर्स का प्रोहिबिशन हो गया था। कैसे कि अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुकी थी। दैट मीन्स कि अब जो भी काम होना है, जितना भी काम होना है, इधर इट इज एग्जीक्यूटिव, इट इज लेजिस्लेटिव या ट्रेडिंग हो गया, या जितनी भी चीजें होनी है वो अब किसके अंडर में हो रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। तो क्या हो गया था कि जितने भी प्राइवेट वर्कर्स थे जो अपना खुद का काम करना चाह रहे थे, उस चीजों पे भी रोक लगने लगी थी, प्रोहिबिशन होने लगा था। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ब्राइब्स पे भी रोक लगा दी गई थी। पहले जो काम रिश्वत लेके या दे के हो जाया करता था, अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी कि ये रिश्वत दे के अपना काम कराया जाए। देखिए, ये है कुछ मेन फीचर सुप्रीम कोर्ट के। अब हम लोग बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की। देखिए, नेक्स्ट आया है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिए, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, क्या एसेंशियल नीड्स थी? तो सबसे पहली बात तो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के पीछे फर्स्ट मोटो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जितने भी डिफेक्ट्स आए हैं थ्रू आउट द चार्टर एक्ट्स, उसको रेक्टिफाई किया जाए और उन सब चीजों को सुधार करके एक नई फॉर्मेशन या एक नई कमेटी बनाई जाए। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कौन लेके आए थे? तो ये पिट्स द यंगर जो थे, जो कि पीएम थे, कहाँ के? ब्रिटिशर्स के, वो लेके आए थे इस पूरे एक्ट को। और इस एक्ट में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। सबसे पहली बात तो ये हो गई थी कि जो ब्रिटिश पोजीशंस है, ब्रिटिशर्स को पोजीशन दिया गया। दैट मीन्स कि उनको अल्टीमेट अथॉरिटी दी गई, अल्टीमेट राइट दिए गए, ताकि वो इंडिया में आके सारी चीजें सेटल करके अपने मन मुताबिक काम करा सके। इसी के साथ क्या होता है, जैसे ही ब्रिटिशर्स को पोजीशन मिलती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ टेरिटरी घोषित कर देते हैं। अब देखिए, टेरिटरी भी बन चुकी है, इनके सारे ट्रेडिंग राइट्स भी आ चुके हैं। तो उसके बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लेती है पिट्स इंडिया एक्ट की कमेटी। क्या लेती है? कि ये डबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती है। डबल गवर्नमेंट क्या होगा? यहाँ पे अब पावर स्प्लिट हो जाएगी। पहले क्या हुआ था, जब हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास थी? सुप्रीम कोर्ट के पास थी। फिर ये पावर्स किसको दी गई? कॉमन ऑफिसर्स को दी गई। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही डबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, वैसे ही ये पावर्स फिर से स्प्लिट होगी। पहली बात करेंगे हम बोर्ड ऑफ काउंसिल्स की। बोर्ड ऑफ काउंसिल्स के पास क्या पावर होगी? मिलिट्री, आर्मी और पॉलिटिकल डिसीजंस मेकिंग की पावर किसके पास आ गई है? बोर्ड ऑफ काउंसिल्स के पास। सिमिलरली अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी कमर्शियल लॉज होंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव लॉज होंगे, उनकी इंटरफेरेंस में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ऐसे स्प्लिट हुई थी पॉलिटिकल पावर्स, या हम बात करें डबल गवर्नमेंट में। फर्स्ट हो गई बोर्ड ऑफ काउंसिल, सेकंड हो गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ काउंसिल्स के पास में अल्टीमेट अथॉरिटीज है मास मिलिट्री के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में एग्जीक्यूटिव और कमर्शियल पावर्स है। अब देखिए, एक चीज और होती है पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से कि ये बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक पैमाना हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कैसे? क्योंकि अब इसको कहा जाएगा कि ये अल्टीमेट कंट्रोलर है इंडिया के ऊपर। कैसे? जितने भी ट्रेड होने हैं, जितने भी डिसीजंस होने हैं, जितने भी आगे और लॉज इम्प्लीमेंट होने हैं, वो किसके अंडर होंगे? वो होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर।
अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही स्टैब्लिश हुई है, जैसे फ्लरिश हो रही है, जैसी बढ़ रही है, वैसे क्या हो रहा है कि इंडिया डिप्रेस्ड हो रहा है, इंडियंस डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आई कैन से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट को दो नाम से और जाना जाता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। इसे रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट या चार्टर एक्ट या कंपनी रूल भी कहा गया है। अब देखिए 1833 में बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं। क्या होता है, सबसे पहली चीज तो इसे कहा गया कि ये फाइनल स्टेप है टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन। देखिए फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन हमने बात करी थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, लेकिन इसे कहा गया कि ये फाइनल स्टेप सेंट्रलाइज कैसे होगा। जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट केंद्र थे जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव और मास मिलिट्री पावर्स प्रॉपर डिवाइड थी तीनों प्लेसेस पे। अब क्या हुआ था कि ये किसको आंसर कर रहे थे, ये बंगाल को आंसर कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। कौन थे ये, वॉरेन हेस्टन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टन थे। लेकिन अब क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनकी भी पोस्ट को मॉडिफाई कर दिया जाता है और अब इन्हें कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और दोस्तों फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे सर विलियम बेंटिक। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हमारे थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो हमारे विलियम बेंटिक थे। अब देखिए क्या हुआ कि सेंट्रलाइज करने से जितनी भी पावर है अब वो किसको मिलेगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, विलियम बेंटिक को। अब यहाँ पे से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है कि अब जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या हो गई, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव होने से क्या होता है कि जितना भी अफेयर्स होने हैं अब वो डायरेक्ट किसको बताएगा, वो बताएगा सीधे सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और ये किसको आंसर करेगी, ये आंसर करेंगे ब्रिटिश क्राउन को। ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। अब देखिए हम बात करेंगे लास्ट चार्टर एक्ट की जो कि आया था 1853 में। 1853 में जो एक्ट आया है उसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि यहाँ पे से ही जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग थे, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का फॉर्चून था वो चेंज हुआ था। अब देखिए क्या हुआ था 1853 में। अब हमारा आया है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखिए दोस्तों 1853 चार्टर एक्ट जब आया था तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज का इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था। किस चीज का, वो आप देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1833 में एक चीज प्रपोज की गई थी, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। क्या चीज प्रपोज की गई थी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसका प्रपोजल आया था 1833 में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 1853 में। ये 2 ईयर है, याद रखिएगा। इस सिविल सर्विसेज का प्रपोजल आया है 1833 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1853, जो कि हमारा लास्ट चार्टर एक्ट भी था। अब देखिए लास्ट चार्टर एक्ट में क्या चीजें हुई है, इंपॉर्टेंट चीजों की अगर हम बात करें। सबसे पहले तो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन हुई, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों चाहिए, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि जितने भी डिफेक्ट्स आए थे थ्रू आउट द चार्टर एक्ट्स, जितने भी 4 एक्ट्स अभी तक के आए हैं, उन सारे एक्ट्स के डिफेक्ट्स देखने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि अब हमें सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी जरूरत पड़ेगी। ये एक मेन की फीचर था। सेकंड हम बात करें तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी फॉर्मेशन हुई। अब इससे क्या होगा, देखिए पहले क्या हुआ था कि जब ये फॉर्मेशन हुई थी सेपरेट जुडिशरी की, उस टाइम पे किसी भी इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो जाके इस काउंसिल में बैठ सके। लेकिन विलियम बेंटिक ने क्या किया कि एक अपॉर्चुनिटी दी इंडियंस को भी, ताकि वो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके बैठे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि इंडियंस बैठ तो सकते थे लेकिन वो अपना मत नहीं रख सकते थे, वो अपना व्यू नहीं रख सकते थे। वो सब सुन सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन अपना कुछ और वहां पे व्यू नहीं दे सकते थे। इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया और इस मिनी पार्लियामेंट में कुछ मेंबर्स थे जो कि इंडिया भी बैठे थे। कौन कौन से मेंबर्स थे उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि एक इंडेफिनेट एक्सटेंशन मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंडेफिनेट एक्सटेंशन इन द सेंस कि जो प्रॉपर्टी होगी, लाइक अगर कोई लैंड है जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो उसमें अल्टीमेट अधिकार किसका होगा, अब वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ना कि इंडियंस का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस चार्टर एक्ट का 1853 का। अब देखिए अगर इंडियंस को अप्लाई करना है सिविल सर्विसेज के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी
कि जो 1833 में प्रपोजल आया, 1853 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसमें इंडियंस अब कैसे भाग लेंगे, कैसे इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और इतनी हायर पोस्ट पे जाएंगे, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, या हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक स्टेप लिया था ब्रिटिशर्स ने। वो क्या था कि सबसे पहले तो ये इंडियंस के लिए अवेलेबल थी ही नहीं। फर्स्ट थिंग, जब थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा और इंडियंस के लिए अवेलेबल कराई गई, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंडियंस अगर कोई भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है, सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ही नीड्स अ स्पॉन्सर फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनी थी, याद है ना दोस्तों, एक बनी है बोर्ड ऑफ काउंसिल और एक बनी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है एग्जीक्यूटिव फैसले लेगी, उनकी स्पॉन्सरशिप चाहिए होती थी। और उसके बाद में आफ्टर 4 इयर्स क्या हो गया दोस्तों, ये हुई है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे सिपॉय इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, सेना विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट मोड आता है। कैसे कि हमारे चार्टर एक्ट खत्म हुए हैं 1833 में, 53 में, जो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था 53। उसके 4 साल बाद ही क्या हो गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई, जिसमें कि सिपॉय इम्यूनिटी भी हमने देखा। सिपॉय इम्यूनिटी क्या था, सेना विद्रोह कर देती है। लेकिन उसके बाद में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज्यादा अगास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इतने सारे एक्ट्स लाने के बाद में, इतनी सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने के बाद में फिर भी वो प्रॉफिट और वो सारी चीजें ब्रिटिश क्राउन को नहीं मिल रही थी, वो सेटिस्फैक्शन ब्रिटिश क्राउन को नहीं मिल रहा था जो कि वो इंडिया से चाह रही थी। अब उसके लिए क्या करती है ब्रिटिश क्राउन की, पूरी ही चीजों को चेंज कर देती है। कैसे चेंज करती है वो देखिए। सबसे पहली बात तो वो वायसराय को इंट्रोड्यूस कराती है। अब क्या बोलेंगे, जो हम पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहे थे, उसको नाम चेंज करके क्या कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके क्या कहा जाएगा, ही विल बी द वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय क्या होता है, ही इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होगा, वो होगा वायसराय। अब देखिए वायसराय के अंडर भी बहुत सारे काम होंगे कि सबसे पहले तो वो क्या कहलाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। अब ये क्या इंट्रोड्यूस कराते, ये एक इंट्रोड्यूस कराते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये इंट्रोड्यूस कराने का मोटिव क्या था कि अब ये लोग एक एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया को अप्लाई करेंगे। व्हाट इज गुड गवर्नमेंट इन इंडिया? गुड गवर्नमेंट से इनका मतलब था कि अब ये बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। देन अगर हम सेकंड की बात करें तो एक आएगी काउंसिल ऑफ इंडिया आएगी। काउंसिल ऑफ इंडिया में दोस्तों 15 मेंबर की काउंसिल बनेगी और ये जो 15 मेंबर की काउंसिल होगी इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कहा जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 15 मेंबर की काउंसिल बनी थी फर्स्ट, जिसको कि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कहा गया है इन मेंबर्स को। अब देखिए क्या होगा कि 1858 में क्वीन एलिजाबेथ क्या करेगी, सेल्फ प्रोक्लेमेशन कर लेगी। व्हाट इज सेल्फ प्रोक्लेमेशन? दैट मीन्स कि वो अब खुद को इंडिया की एम्प्रेस घोषित करती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हुई है अभी तक की, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स लगाए हैं, जितना भी पिट्स इंडिया एक्ट आया है, अब उसके बाद में जो चार्टर्स आए हैं, उसके बाद में क्या होता है कि एलिजाबेथ खुद ही अपने आप को प्रोक्लेम कर लेती है, डिक्लेयर कर लेती है एज ए एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और ये कहाँ से करती है, याद रखिएगा दोस्तों, ये इलाहाबाद से खुद को डिक्लेयर करती है एम्प्रेस इन द ईयर 1858। ये इंपॉर्टेंट है। 1858 में क्या किया इन्होंने, खुद को सेल्फ प्रोक्लेम कर लिया। हर मजेस्टी गवर्नमेंट के नाम से अब इनकी पूरी गवर्नमेंट को जाना जाएगा। अब देखते हैं हम कि कैसे इनकी गवर्नेंस होती है। क्वीन एलिजाबेथ के इंडिया में आके खुद को एम्प्रेस डिक्लेयर करने से क्या हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। देखिए पहले क्या हो रहा था कि सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट लेसन की, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऑफिसर्स रिच हुए और उसकी वजह से ब्रिटिश क्राउन को बहुत सारा लॉस होने लगा। उसके बाद में उन्होंने कंपनी रूल अप्लाई किया, फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, फिर उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया और अब अल्टीमेटली क्या हो गया कि क्वीन एलिजाबेथ को खुद ही यहाँ पे आके अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेमेशन देनी पड़ी। उससे क्या हुआ कि पहले जो वाइसरॉय है वो इन्फॉर्म करता था कहाँ, इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में जो हेड ऑफिस में हेड डिपार्टमेंट में लोग बैठे थे वो किसको बताते थे, वो सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन देते थे। और फिर सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन देने के बाद में थर्ड किसके पास में जाती थी, ब्रिटिश क्राउन के पास, दैट मीन्स कि एलिजाबेथ के पास में इन्फॉर्मेशन जाती थी। तो ये जो चेन हो गई थी काफी लंबी हो गई थी और इसकी वजह से जो एक्चुअल चीजें हैं वो ब्रिटिश क्राउन को पता नहीं चल पा रही थी। इसी की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने इंडिया आके सेल्फ प्रोक्लेमेशन दे दिया इन द ईयर 1858 और ये कहाँ दिया, इलाहाबाद। उसके बाद में देखिए बहुत सारी चीजें चेंज होती है। क्या हुआ कि इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सारे फंक्शंस में, इधर इट इज लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, सभी जगह पे किसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, इंडियंस का। अब देखिए फर्स्ट वाइसरॉय जो थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या किया कि एक इंडियन काउंसिल एक्ट को भी स्टैब्लिश किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 3 आए थे दोस्तों, फर्स्ट था 1861, सेकेंड इज 1892 एंड थर्ड इज 1909। इसमें पता चला कि इंडियंस का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा। अब इन्वॉल्वमेंट और डेवलपमेंट कैसे होगा इंडियन काउंसिल एक्ट में, वो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन और उसमें हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारी पॉलिटी से रिलेटेड। टिल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर करना ना भूलें।